नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था और पिछले लेक्चर में हम लोग कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कोणीय त्वरण क्या होता है। तो मैं आज फिर से बता दे रहा हूँ कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को जो है कोणीय त्वरण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि अल्फा बराबर डेल डब्ल्यू अपान डेल टी। अल्फा का मात्रक हम लोग भी निकाल चुके थे, जिसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी देखें कि कोणीय त्वरण क्या होता है। अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपान डेल टी होता है। इसी से जो है हम लोग रेखीय त्वरण में संबंध को निकालेंगे। तो देखिए, अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल, यहाँ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है, क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध यही होता है। तो यहाँ पर कोणीय वेग की जगह ओमेगा का मान जब निकालेंगे तो वी बाई आर आएगा। देखिए, इससे पक्षांतर करके जब ओमेगा का मान निकालेंगे तो ये आर इसके अपान में चला जाएगा, तो डेल वी अपान आर हो जाएगा। आर तो रेडियस है, रेडियस तो बदलता नहीं है, तो डेल किसके साथ लग जाएगा, डेल वी के साथ। तो यहाँ डेल वी अपान डेल टी हो जाएगा। डेल वी अपान डेल टी इंटू 1/r को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डेल वी बाई डेल टी क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय त्वरण बोलते हैं। रेखीय त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर ए इंटू 1/r ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो हमारा, एक मिनट, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, मिलाने दीजिए। देखिए, अल्फा बराबर ए इंटू 1/r यहाँ तक हमको प्राप्त हुआ था। इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे। जब इसको ए के पदों में निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा आर अल्फा हो जाएगा। आर जब ए का मान निकालेंगे, त्वरण का मान निकालेंगे, रेखीय त्वरण के पदों में निकालेंगे, तो ये इस आर का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ए बराबर आर अल्फा हो जाएगा। जो ये रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इसी रिलेशन को हम लोग कोणीय वेग और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध दर्शाता है, यही समीकरण। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा कोणीय गति के समीकरण। देखिए, जैसे हम लोगों का रेखीय गति के समीकरण होते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम उसी तरीके से जो है कोणीय गति के समीकरण भी होते हैं। तो रेखीय गति और कोणीय गति में कुछ समानता होती है, उन समानताओं को देख लेते हैं। देखिए, जिसे एनालॉगस कहते हैं। नोट, कोणीय गति तथा रेखीय गति में समानताएं या समरूपता। रेखीय गति में विस्थापन कोणीय गति में कोणीय विस्थापन को समरूप है। देखिए, यहाँ के रहेगा, रेखीय गति में विस्थापन कोणीय गति में कोणीय विस्थापन के समरूप है, अर्थात एस बराबर एस थीटा के समरूप होगा। देखिए, रेखीय गति में विस्थापन क्या होता है, एस होता है, और कोणीय गति में विस्थापन क्या होता है, थीटा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, समरूप हैं। सेम इसी तरीके से रेखीय गति में जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम लोग लिखते हैं u से, तो कोणीय गति में प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे लिखेंगे, ओमेगा नॉट से। तो u ओमेगा नॉट के समरूप हो जाएगा। और तीसरा रहेगा हमारा, रेखीय गति में अंतिम वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो कोणीय गति में हम लोग अंतिम वेग को ओमेगा से लिखेंगे, तो ये v ओमेगा के समरूप होगा। चौथा रहेगा, रेखीय गति में त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, जबकि कोणीय गति में त्वरण को किससे लिखते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं, तो ए अल्फा के समरूप होगा। तो यहाँ पर रेखीय गति के समीकरण से ही हम लोग कोणीय गति के समीकरण को निकालेंगे। देखिए, हमारा रेखीय गति का समीकरण क्या होता है,
v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो हम लोग v कोणीय गति में किसके एनालॉगस था, ओमेगा के, तो ओमेगा रख देंगे, v की जगह ओमेगा रखेंगे। और u किसके एनालॉगस था, अभी मैंने ऊपर सब लिख के बताया कि u जो है ओमेगा नॉट के एनालॉगस है, तो ये ओमेगा नॉट की जगह लिखा जाएगा। प्लस a किसके एनालॉगस है, अल्फा के, और टी के, क्योंकि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग दोनों में समय समान ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा कोणीय गति का पहला समीकरण हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसी तरीके से दूसरा हमारा हो जाएगा, देखिए रेखीय गति से ही निकालेंगे हम लोग कोणीय गति के जो समीकरण हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये रेखीय गति के लिए समीकरण होता है। तो एस को कोणीय गति में हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा। एस थीटा के एनालॉगस है, जो अभी ऊपर बताया मैंने। और फिर इससे यहाँ पर यू ओमेगा नॉट के बराबर एनालॉगस होगा, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए अल्फा की एनालॉगस है। तो इस तरीके से एक दूसरे से ये समीकरण बनते हैं। तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा जो है कोणीय गति के लिए। सेम इसी तरीके से तीसरे समीकरण को भी हम लोग रेखीय गति के समीकरण से प्राप्त करेंगे। देखिए रेखीय गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v का एनालॉगस होता है ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, u का एनालॉगस होता है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2a अल्फ़ा के एनालॉगस है, तो अल्फ़ा हो जाएगा, s थीटा के एनालॉगस है, तो थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये हमारा हो जाएगा कोणीय गति का तीसरा समीकरण। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा अभिकेंद्रीय त्वरण। जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आइए देख लेते हैं यह क्या होता है। जब कोई पिंड एक समान वृत्ति गति करता है, तो पिंड के वेग की दिशा लगातार बदलने के कारण उस पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक स्थायी मान का त्वरण काम करता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे ही बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, कि अगर हमारा कोई पिंड है जो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, ये r रेडियस हो गया, और इस पे हमारा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में या क्लॉकवाइज दिशा में, किसी भी दिशा में आप ले सकते हैं। अगर ये गति कर रहा है, तो अगर ये एक समान गति से गति कर रहा है, तो भी इस पे से केंद्र की ओर एक त्वरण काम करेगा, और यदि ये असमान गति से काम कर रहा है, तब भी केंद्र की ओर एक जो है एक त्वरण काम करेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये v गति से गति कर रहा है, v वेग से। तो हम लोग पीछे अभी पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोग सीखें तो कि अगर v वेग से, अगर एक समान वेग से भी गति कर रहा है, तो इसकी दिशा लगातार बदलते रहने के कारण जो है इसमें त्वरण का मान शून्य न होकर कुछ होता है। और वह त्वरण कितना होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो इस त्वरण की दिशा क्या होती है, इस केंद्र के ओर होती है, जिसका मान एक समान होता है। जैसे इसका वेग एक समान है v, सेम इसी तरीके से उस त्वरण का मान भी एक समान होगा, क्योंकि इसका दिशा बदल रहा है। इसी दिशा बदलने के कारण ही यह त्वरण उत्पन्न होता है। हम लोग सीखे थे कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। किधर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटा समय होता है। तो यहाँ तो वेग परिवर्तित नहीं होता, हर जगह v ही रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण जो है यह वेग को परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है और वेग एक सदिश राशि है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों को ध्यान में दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर परिवर्ती वेग प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें त्वरण की उत्पत्ति होती है। एक त्वरण की उत्पत्ति होती है जो सदैव केंद्र की ओर काम करती है। इसी त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। आइए देख लेते हैं कि इस अभिकेंद्रीय त्वरण का मान कितना होता है। सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है, तो पिंड के वेग की दिशा लगातार बदलते रहने के कारण उस पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक स्थायी
मान का त्वरण काम करता है, जिसे अविकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अविकेंद्रीय त्वरण की व्युत्पत्ति, देखिए यहाँ पर एक बात लिखना मैं भूल गया हूँ। अविकेंद्रीय त्वरण को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। एक मिनट, अविकेंद्रीय त्वरण को स्मॉल ए से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग रेखीय त्वरण को भी ए से लिखते हैं, अविकेंद्रीय त्वरण को भी ए से लिखते हैं। केवल अंतर इतना है कि हम लोग यहाँ पर जो अभी कोणीय त्वरण आया था थोड़ा देर पहले, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कोणीय त्वरण पढ़े थे। कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इन तीनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वहाँ कोणीय त्वरण था जो कोणीय वेग परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता था, कोणीय वेग परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता था, तो कोणीय त्वरण। लेकिन यहाँ पर अविकेंद्रीय त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? जो एक समान वृत्ति गति कर रहा है पिंड, एक समान वृत्ति गति करने के कारण उसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको अविकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसको ए से लिखते हैं। देखिए रेखीय त्वरण को भी ए से ही लिखा जाता है, लेकिन रेखीय त्वरण का मान अलग आएगा और अविकेंद्रीय त्वरण का मान अलग आएगा। तो इसी से हम लोग उसका जो है उसको पहचान लेंगे कि ये अविकेंद्रीय त्वरण है और ये रेखीय त्वरण है। तो आइए देखते हैं अविकेंद्रीय त्वरण का मान कितना होता है। अविकेंद्रीय त्वरण की व्युत्पत्ति, देखिए माना m द्रव्यमान को कोई पिंड r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं m द्रव्यमान का वेग है, a से b तक पहुँचता है। यहाँ वेग v1 है, यहाँ वेग v2 है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ v1 v2 लिया गया है। यदि पिंड डेल टी समय में, देखिए यदि पिंड डेल टी समय में बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित होकर डेल एस दूरी तय करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पिंड को जाने में डेल टी समय लगता है और इस समय अंतराल में डेल एस दूरी तय कर रहा है, डेल एस दूरी तय कर रहा है। देखिए डेल टी अति सूक्ष्म होने के कारण जो ए बी चाप है, ए बी चाप की लंबाई डेल एस मान लिया गया है। एकदम छोटे भाग के लिए अगर देखा जाए तो, फिलहाल चित्र में एकदम बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इसको हम लोग छोटा माने हैं। डेल एस दूरी तय करता है। यदि बिंदु ए पर वेग v1 तथा बिंदु बी पर वेग v2 हो तो, जहाँ देखिए v1 का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ v1 और मॉड ऑफ v2, यानी दोनों का मान जो है आंकिक मान वो बराबर है, केवल इनकी दिशा अलग अलग है। चित्र 1 व 2 से देखिए यहाँ पर चित्र 1 फर्स्ट और सेकंड दिखाया गया है। तो इसी का एनालॉगस, इसी के समरूप, देखिए एनालॉगस जिसको बोलते हैं, इसी के समरूप चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो ये हमारा हो गया, देखिए v1, ये हो गया v2, यहाँ डेल v यहाँ हमको मिला है। ठीक, ये v1, ये v2, ये थीटा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये जितना एंगल यहाँ बन रहा है इतना ही एंगल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर डेल थीटा हो जाएगा और इसका वेग परिवर्तन डेल v यहाँ पर आएगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एनालॉगस होंगे, जिसको समरूप बोलते हैं। तो समरूप त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि उनके जो है भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ए बी अपान ए ओ, देखिए ए बी अपान ए ओ, ए बी अपान ए ओ बराबर क्यू आर अपान क्यू पी, क्यू आर अपान क्यू पी। तो ये एक दूसरे के एनालॉगस होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यह मान हमारा, देखिए ए बी का मान का कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए ए बी का मान हमारा डेल एस है, तो डेल एस रखेंगे, और ए ओ का मान हमारा आर है तो यहाँ आर रखेंगे। इसी तरीके से जो क्यू आर का मान हमारा है, क्यू आर किसके बराबर है, डेल वी के, तो यहाँ डेल वी रखेंगे, देखिए डेल वी, और क्यू पी का मान जो है वी के बराबर है। तो सबको रखकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगले पेज पे है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो डेल वी का मान कितना आएगा, वी बाई आर इंटू डेल एस, वी बाई आर इंटू
डेल एस, यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। जब डेल वी को निकालेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा डेल एस अपान आर इंटू वी। तो यही आया है यहाँ पर डेल एस वी अपान आर। समीकरण के दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देने पर, देखिए अभी हमको प्राप्त क्या करना है, त्वरण प्राप्त करना है। त्वरण प्राप्त करना है तो यहाँ त्वरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ वेग परिवर्तन तो है लेकिन समय नहीं है, तो समय प्राप्त करने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में डेल टी से भाग दे देंगे। तो डेल टी से भाग दे देंगे तो हमको समय भी मिल जाएगा, तो डेल वी अपान डेल टी आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये वी बाई आर यहाँ रहेगा ही, डेल एस अपान डेल टी, क्योंकि इस पक्ष में भी दाएँ पक्ष में भी हम लोग समय से भाग दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वी तो पहले से है वी बाई आर, और ये भी हमारा वी हो जाएगा डेल एस अपान डेल टी, जो कि क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर है, जिसको हम लोग रेखीय त्वरण के बराबर लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं, डेल एस अपान डेल टी का मान किसके बराबर है, वी के बराबर। तो यहाँ वी रखेंगे तो एक वी इसका और एक वी इसका गुणा होगा, तो ये हमारा वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया अभिकेंद्री त्वरण का मान। तो आप देख सकते हैं अभिकेंद्री त्वरण का मान हमारा आता है वी स्क्वायर अपान आर, जबकि रेखीय त्वरण का मान हमारा कितना था, वेग परिवर्तन की दर था डेल वी बाई डेल टी। तो इस तरीके से हम लोग दोनों त्वरण को अलग अलग समझ सकते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि इनका संकेत जो है, दोनों का संकेत ए है, रेखीय त्वरण का भी और अभिकेंद्री त्वरण का भी, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड जो इनका मान आता है वो अलग अलग है। तो इनके मान से ही हम इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोणीय वेग, ओमेगा तथा अभिकेंद्री त्वरण में संबंध। अब कोणीय वेग हम लोग जान चुके हैं, अभिकेंद्री त्वरण को भी जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए अभिकेंद्री त्वरण है। अभिकेंद्री त्वरण का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि वी स्क्वायर अपान आर होता है, वी स्क्वायर अपान आर होता है। और वी बराबर हम लोग पीछे ही जान चुके हैं कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आर ओमेगा होता है, जो कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध को दर्शाता है। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखिए वी स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस आर से ये आर कट जाएगा हमारा। देखिए ये आर से ये आर एक कट जाएगा तो एक बचेगा आर, तो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमारा हो गया कोणीय वेग और अभिकेंद्री त्वरण में संबंध। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोणीय वेग तथा आवर्तकाल टी में संबंध। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा होता है, और आवर्तकाल क्या होता है, टी होता है। इन दोनों में संबंध को हमको निकालना है। तो आइए देखिए यहाँ एक फिगर दिखाया गया है जिसमें कोई कण जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से बिंदु पी से गति करते हुए गति कर रहा है। तो माना कोई पिंड, यहाँ पर लिखा गया है इसी को थ्योरी में, माना कोई पिंड ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो आवर्तकाल टी में कोणीय विस्थापन, देखिए ये आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में, वृत्तीय गति का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर पुनः यहाँ पहुँचने में हम लोग पूरा कितना कोण डिस्प्लेसमेंट करेंगे, कितना विस्थापन करेंगे, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 पाई। एक चक्कर या फिर 180 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम लोग 2 पाई को ही। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग को हम लोग क्या निकालते हैं, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन की समय दर को ही हम लोग कोणीय वेग बोलते थे। तो कोणीय विस्थापन हमारा कितना है, 2 पाई, और समय कितना है, टी, और ये क्या है, कोणीय वेग है। तो ओमेगा बराबर देखिए हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोणीय वेग बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान टी। ये क्या था, हमारा विस्थापन था और ये समय था। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, ये हमारा कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध निकल गया। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इसी चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। तो जितने भी यहाँ पर मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनको आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे जो है 1 नंबर 2 नंबर में, या फिर ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन होगा, या फिर इसी में 2 या 3 नंबर के सवाल भी बनते हैं आप लोगों के।
अब देखिए यहाँ पर कोणीय वेग और आवृत्ति में फिर से संबंध निकाला गया है। तो टी बराबर क्या होता है, 1/n होता है। आवृत्ति हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एन क्या है, एन को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो यहाँ पर टी की जगह क्या रखेंगे, 1/n रखेंगे। तो ये घूम के मतलब नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ओमेगा बराबर 2 यहाँ टी है तो टी का मान क्या होता है, 1/n। तो 1 जब n करेंगे तो बटे का बटा है, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में गुणा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा बराबर 2πn। ये हो गया हमारा कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध। आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप समझ में आया होगा। इसके बाद एक और रिलेशन है, इसको देख लेते हैं। अभिकेंद्री त्वरण ए तथा आवर्तकाल में संबंध। ये थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।